नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं और ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। नमस्कार, मैं हूं आनंद भट्ट और खबरें विस्तार से भी होंगी, रफ्तार से भी होंगी। यही न्यूज हेडक्वार्टर की खासियत है। सबसे पहले हम खबर दिखाते हैं राजस्थान से। राजस्थान के जालौर जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जालौर के भीनमान इलाके में बुजुर्ग महिला पर जुर्म ढाया गया है। ये सबसे शर्मनाक तस्वीरें हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आजादी के हक का मखौल उड़ा रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। महिला को नीम के पेड़ में जंजीर से बांधा गया। इसी हाल में इसे पीटा भी गया। हैरान करने वाली बात है कि बुजुर्ग महिला पर जुल्म ढाने वाले उसके अपने ही हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसकी बहू और घर के बाकी लोगों ने लगातार उससे मारपीट की। इस हालत में भूखा प्यासा रखा गया। 3 दिन तक खाना नहीं दिया गया। महिला रात भर पेड़ से बंधी रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन जुल्म करने वालों का दिल नहीं पसीजा। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी और फिर से जंजीर से आजाद करवाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में काफी रोष है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। और अब बात जम्मू कश्मीर के रामबन की, जहां के लोग कुदरत का कहर झेल रहे हैं। आपको बता दें, रविवार सुबह वहां बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। एक शख्स लापता बताया जा रहा है। रामबन में आसमान से आई आफत ने जमीन का नक्शा ही बदल कर रख दिया। बादल फटा तो बाढ़ भी आई। 200 से ज्यादा मकान, कुछ होटल और दुकानें इसकी जद में आ गईं। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर स्थित धर्मकुंड गांव सबसे ज्यादा प्रभावित था। हादसा और बड़ा हो सकता था, लेकिन पुलिस और बचाव दल की मुस्तैदी से करीब 100 लोगों को बचाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। इन तस्वीरों को देखिए, लगता है जैसे सब कुछ मलबे में समा गया हो। बारिश आज भी हुई, पानी ने लोगों का रास्ता रोका। इलाके के लोग घबराए हुए हैं। रामबन के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड हुई। खतरे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। किश्तवाड़ पद्दरमार्ग भी बंद है। सड़क पर मलबा है, न आगे जाने का रास्ता और न ही पीछे की कोई मंजिल। अधिकारियों ने मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे पर सफर की अपील की है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस लोगों की मदद में जुटे हैं। परेशान हाल लोगों को जरूरत का सामान दिया जा रहा है। हालात पूरी तरह सामान्य बनाने के लिए बारिश के रुकने का इंतजार है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, लोग गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि सैलानियों की वजह से ट्रैफिक का जाम लग गया है। सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां, पहाड़ों पर सैलानियों की भीड़ और सड़क पर गाड़ियों की कतारें। गर्मी से बचने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो ट्रैफिक का भी बुरा हाल है। ये तस्वीरें मसूरी की हैं, जहां सैलानियों की वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग गया। गाड़ियां घंटों तक रेंग रेंग कर चलती रहीं। पहाड़ों का आनंद लेने से पहले ट्रैफिक खुलने के घंटों इंतजार में सैलानियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो सैलानियों की वजह से स्थानीय लोगों पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। गाड़ियों की बढ़ती संख्या की वजह से ट्रैफिक के साथ साथ गाड़ी की पार्किंग में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। अप्रैल में उत्तर भारत के कई राज्यों में सामान्य से ज्यादा तापमान है, जिससे आगे गर्मी का मौसम रहने का अनुमान है और पहाड़ों पर ऐसी स्थिति बन गई है। हालांकि मौसम विभाग ने आगामी दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में सामान्य से अधिक बारिश की भविष्यवाणी की है। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वहां सड़क हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें एक महिला की जान चली गई। मौत अचानक आई थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि इस महिला को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कार की टक्कर से कई फुट दूर जा गिरी और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। मामला रविवार शाम का है। पैठण तालुका की इस सड़क पर रोज की तरह गाड़ियों की आवाज थी। सर पर कुछ सामान लिए जा रही महिला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इसे सड़क के दूसरी ओर जाना था। उसी दौरान रोड के उस पार से एक गाड़ी दूसरी दिशा के लिए आगे बढ़ती है। साथ ही साथ ये महिला भी अपने कदम बढ़ाती है, लेकिन सड़क के दूसरे छोर तक पहुंचने से पहले ही ये तेज रफ्तार कार की चपेट में आ जाती है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।
रफ्तार के कहर का ये कोई पहला मामला नहीं है। रोज बरोज ऐसे मामले सामने आते हैं और बेकसूर लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जरूरत है परिवहन विभाग के नियम कायदों को और सख्ती से लागू करवाया जाए। कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिर टारगेट बने हैं। अब की बार खालिस्तान समर्थकों ने ब्रिटिश कोलंबिया में बने लक्ष्मी नारायण मंदिर को टारगेट किया। मंदिर के अलावा गुरुद्वारे की दीवारों पर खालिस्तान की कट्टरता का कैसा सबूत दिखा, आप भी देखिए। दिल्ली से 11,683 किलोमीटर दूर कनाडा की तस्वीरें आई हैं। ये ब्रिटिश कोलंबिया में बना लक्ष्मी नारायण मंदिर है। मंदिर की दरो दीवार पर खालिस्तान समर्थकों की कट्टर सोच के सबूत चस्पा हैं। मंदिर पर न सिर्फ हमला किया गया बल्कि एंट्री गेट और मंदिर की बाउंड्री वॉल पर विरोध के स्लोगन भी लिखे गए। कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमले की कड़ी निंदा की है और कनाडा में हिंदूफोबिया पर चिंता जताई है। खालिस्तान समर्थकों का कट्टर सोच का सबूत वैंकूवर में भी मिला। यहाँ रॉस स्ट्रीट में बने गुरुद्वारे को टारगेट किया गया। समर्थकों ने गुरुद्वारे के बाहर भी खालिस्तान के नारे लिख दिए। कनाडा में मंदिर और गुरुद्वारे पर हुए हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। उधर खालिस्तान समर्थकों की इस करतूत से कनाडा में रहने वाले भारतीय सकते में हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामले में स्थानीय थानेदार का एक बयान चर्चा में है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। यह हरदोई के कछौना थाने के प्रभारी निरीक्षक छोटे लाल हैं। नाम जरूर छोटे हैं लेकिन ज्ञान दिव्य रखते हैं। इनका बयान इस बात को खूब साबित कर रहा है। दरअसल नवजात की मौत के मामले में परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनकी अस्पताल स्टाफ से काफी बहस हुई जो मारपीट में बदल गई। इसके बाद ये परिवार धरने पर बैठ गया। फिर थानेदार साहब मैं दल बल के मामला संभालने पहुंचे। बात बहुत सलीके से की लेकिन ज्ञान बड़ा दे बैठे। वीडियो वायरल है, सोशल मीडिया पर तंज कसे जा रहे हैं लेकिन थानेदार साहब जो बोल गए हैं उसका जवाब शायद उनके आला अफसरों के पास भी नहीं होगा। यूपी के कुशीनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा कैसे हुआ और हादसे के बाद मौके पर कैसे हालात दिखे, ये देखिए। हादसे की ये तस्वीरें दहलाने वाली हैं। एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। कार की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी भीषण थी। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी। ड्राइवर ने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया और कार पेड़ से जा टकराई। टक्कर के बाद कार की बॉडी बिल्कुल पिचक गई। हादसे की खबर फैली तो स्थानीय लोग वहां जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। गैस कटर से पहले कार की बॉडी काटी गई। कार में 8 लोग सवार थे। 5 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग बुरी तरह घायल हैं। उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग पड़रौना से खड्डा की ओर जा रहे थे। नौरंगिया थाने के शुकुल भुजौली चौराहे पर यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया है और घटना की जांच की जा रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ आज यूपी के मुरादाबाद में खूब हंगामा हुआ। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ करणी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। करणी सेना ने शहर में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की शव यात्रा निकाली और पिंडदान भी किया। बंगाल की हिंसा की खिलाफत में मुरादाबाद में बवाल देखिए। विरोध का बिगुल करणी सेना ने बजाया। आगे पीछे करणी सेना के वर्कर हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पुतले की शव यात्रा निकाली जा रही है। बीच चौराहे पर दीदी के पुतले को रखा गया है। हो हंगामा हुआ। फिर कलेक्टर दफ्तर के बाहर दीदी होश में आओ के नारे लगाए गए। पेट्रोल छिड़ककर पुतले को मुखाग्नि दी गई। पिंडदान तक किया गया। दीदी के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है, सुनिए। सनातनियों का देश है,
ये ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर कहाँ सुरक्षित रहेगा हिंदू। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि पश्चिम बंगाल की सरकार को तत्काल बर्खास्त कर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। करनी सेना का आरोप है कि ममता सरकार हिंदू विरोधी है। बंगाल में हिंदुओं की हत्या हो रही है और दीदी मौन है। इसी के विरोध में मुरादाबाद के कचहरी परिसर में ममता की शव यात्रा निकाली गई। राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं, जहां बॉस्टन की ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिए उनके बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने अपने इस बयान में चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। एक बार फिर राहुल गांधी विदेश में गए और अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए। ब्राउन यूनिवर्सिटी में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बात करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि वहां जितने युवा मतदाता थे उससे ज्यादा वोट पड़े। More people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. Very clear to us that the election commission is compromised. राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर राहुल और सोनिया गांधी पर हमला बोला। माँ बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर विदेश में देश को बदनाम करने का आरोप लगाया है। वार पलटवार की सियासत आगे भी जारी रह सकती है। वैसे बता दें, कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने इस किस्म का बयान दिया है। अक्सर जब वो विदेशी दौरों पर गए हैं उनके ऐसे बयान सामने आते रहे। और देखिए, अब आपको कुछ मुख्य घटनाएं भी बताते हैं। जब विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी की बयानबाजी से देश का सियासी माहौल गर्म हो गया। जानिए राहुल ने कब कब कहां क्या कुछ कहा है। तो देखिए, राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में एक बयान दिया था। भारत में लोकतंत्र लुट चुका है, ये उन्होंने कहा था मार्च 2023 में। केवल इतना ही नहीं, मई 2023 की अगर हम बात करें तो सिखों को अपनी धार्मिक पहचान के प्रतीकों को धारण करने में कठिनाई हो रही है, ये विवादित बयान भी राहुल गांधी ने ही दिया था। और लंदन में भारत की आत्मा पर हमला हो रहा है, देश की आवाज को दबाया जा रहा है, ये भी बयान राहुल गांधी का ही था। थोड़ा सा और आपको आगे ले जाते हैं। मार्च 2018 की बात करेंगे। नोटबंदी का प्रस्ताव मिलता तो वो उसे कचरे के डब्बे में फेंक देते, ये बात भी राहुल गांधी ने कही। और देखिए राहुल गांधी ने क्या कुछ और कहा है। मार्च 2018 की बात कर लेते हैं, सिंगापुर की। भारत की विविधता और बहुलता को चुनौती दी जा रही है, ये बात भी राहुल गांधी ने कही थी। मार्च 2018 में यह बयान दिया। अगस्त 2018 में क्या बयान दिया जर्मनी के अंदर, ये आपको बता देते हैं। मोदी देश के गुस्से का उपयोग अपने फायदे के लिए करते हैं। तो इस तरह के बयान देकर राहुल गांधी ने हमेशा देश के बाहर, विदेशी धरती पर भारत को कटघरे में खड़ा किया, भारत की संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करते रहे। और चलिए अब आगे चलते हैं और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, जहां एक बार फिर चाचा भतीजा सुर्खियों में है। चर्चाओं की वजह अजित पवार और शरद पवार की मुलाकातें हैं। आखिर चाचा भतीजे की इस सियासी मुलाकात में क्या सियासी खिचड़ी पक रही है, ये रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की जोड़ी क्या करने वाली है? चाचा भतीजे में क्या सियासी खिचड़ी पक रही है? चाचा शरद और भतीजे अजीत की राजनीतिक मुलाकातों के मायने क्या हैं? इन सवालों के तिलिस्म से महाराष्ट्र का पॉलिटिकल पारा चढ़ गया है। चाचा भतीजे में गुपचुप मुलाकातें हो रही हैं। चाचा भतीजे में लेटेस्ट मीटिंग पुणे में हुई। 1.5 घंटे चाचा भतीजे के बीच नई राजनीतिक रणनीति बनी, लेकिन दोनों के दरमियान पक क्या रहा है, ये अभी भी सस्पेंस है। दोनों की मीटिंग इसलिए चर्चा में है क्योंकि 15 दिन के भीतर दोनों में तीसरी मुलाकात हुई है। पुणे में दोनों तीसरी बार एक साथ मंच पर नजर आए। 12 अप्रैल को सतारा में दोनों ने मंच साझा किया। 10 अप्रैल को शरद पवार ने अजित पवार के बेटे की शादी में शिरकत की। चाचा भतीजे की ताबड़तोड़ मुलाकातों के अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। त्यांच्या स्वागताचे अजीत पवार और शरद पवार का मिलना ये उनका मामला है। हमारा प्यार और कट्टरता सच्ची होती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। आणि कडवटपणा तितकाच असतो। वैसे राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन राजनीति में फिर से दोनों के साथ आने की कितनी संभावना है, ये वक्त बताएगा। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह एक जूता चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।
आग तेजी से फैली और ऐसी फैली कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये आग कितनी भीषण है इसका अंदाजा इलाके में फैले धुएं के गुबार से लगाया जा सकता है। केशवपुरम इलाके में लॉरेंस रोड पर HDFC बैंक के पास एक फैक्ट्री में आग लग गई। इसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। आसपास के लोग अपने घर बार छोड़कर बाहर निकल गए। लॉरेंस रोड सी ब्लॉक में फायर लगी है, उसके पर गाड़ियां भेजी गई थी, लेकिन फायर की ग्रेविटी को देखते हुए इसको मिक्स कैटेगरी का घोषित किया गया। आग जो है 3 बिल्डिंगों के अंदर थी। अब आप ये देखें कि आग अंडर कंट्रोल है। आग एक जूता फैक्ट्री में लगी थी। दमकल विभाग को इस बारे में सूचना सुबह करीब 7:20 पर मिली। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को रवाना किया गया। करीब 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग की सही वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या मशीनरी में खराबी की वजह इस हादसे का कारण हो सकती है। बात करेंगे बिहार की सियासत की। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर महीने में होने हैं। उससे काफी पहले दोनों सियासी खेमों में सीएम फेस पर बयानबाजी हो रही है। देखिए, बयानबाजी तो हो ही रही है। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश और तेजस्वी के अलावा भी कई नाम अब सामने आ गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन की तैयारियां जारी हैं। बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जीत से बड़ा सवाल मुख्यमंत्री का चेहरा तय होना है। एनडीए की बात करें तो नीतीश के अलावा भी कुछ नाम उछाले जा रहे हैं। बीजेपी से सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा है। वहीं मैदान में अब चिराग पासवान भी कूदते नजर आ रहे हैं। महागठबंधन की बात करें तो वहां भी सीएम फेस पर गठबंधन सहयोगी एकमत नहीं दिखाई दे रहे। बेशक तेजस्वी यादव सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन कांग्रेस खेमे से दूसरे दावेदार भी ताल ठोक रहे हैं। नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार का नाम भी सामने आया है। इनके अलावा नया नाम मुकेश सहनी का है, जिनके समर्थक उनके सर पर ताज का ख्वाब देख रहे हैं। ये वो गठबंधन है जो निर्णय नहीं कर पाता। ये वो गठबंधन है जिसकी विचारधारा एक जैसी नहीं है, जिनके पास, जैसे मैंने पहले कहा, ना नीति एक है। सीएम फेस के लिए अलग अलग दलों से नए नाम सामने आना एक रणनीति भी हो सकती है। इसके जरिए अपनी अहमियत जताना और ज्यादा सीटों के मोल भाव की मंशा भी हो सकती है। अब बात दिल्ली की। दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। टीम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इसका ऐलान कर दिया। मेयर चुनाव से आम आदमी पार्टी ने किनारा क्यों किया, ये समझ लीजिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली हार का साइड इफेक्ट है या कुछ और, लेकिन खबर बड़ी है। आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव से तौबा कर रही है। बिना एमसीडी चुनाव लड़े बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है। एमसीडी चुनाव आम आदमी पार्टी क्यों नहीं लड़ेगी, इसकी पूरी डिटेल टीम केजरीवाल ने दिल्ली वालों के सामने रखी। तो हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना ले। टीम केजरीवाल का इल्जाम है कि बीजेपी ने पहले भी एमसीडी चुनाव रुकवाया है। एमसीडी चुनाव से आम आदमी पार्टी को वॉकओवर क्यों? एमसीडी में बहुमत बीजेपी के पाले में है। एमसीडी में इस वक्त 238 पार्षद हैं। लोकसभा, राज्यसभा और मनोनीत एमएलए की मिलाने पर संख्या 262 होती है। मेयर बनाने के लिए 132 वोटों की जरूरत है। और अब बात करेंगे क्रिकेट की। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की नई लिस्ट आ गई है। सी ग्रेड में खिलाड़ी हैं टी20 की नई सनसनी तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा। देखिए, प्रमोशन भी हुआ है कुछ खिलाड़ियों का। सीएसके और आरसीबी के कप्तान ऋतुराज और पाटीदार। ग्रेड सी में व्हाइट बॉल में टीम इंडिया के लीड गेंदबाज अर्शदीप भी शामिल है। आप सोच रहे होंगे हम पहले सी ग्रेड के खिलाड़ियों की बात ही क्यों कर रहे हैं। सोचिए, जिन क्रिकेट सितारों पर करोड़ों फैंस फिदा हैं, उनका नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सी ग्रेड नाम के कॉलम में क्यों है। दरअसल बीसीसीआई ग्रेड नामांकन में थोड़ा बदलाव कर लें तो फैंस को शायद बोलने और सुनने में अच्छा लगेगा। खिलाड़ी वही रहेंगे, उन्हें पैसे भी उतने ही मिलेंगे, कैटेगरी उसी क्रम में रहेगी, बस ग्रेड का नाम बदलकर काम हो जाएगा।
जिन्हें हम अभी A+ में रखते हैं वो A++ हो जाएंगे। जो A ग्रेड में है वो A++ ग्रेड में होंगे और इसी तरह से B ग्रेड वाले A+ और जिन्हें हम C ग्रेड कहते हैं वो A ग्रेड में होंगे। ये बस एक सुझाव है, बीसीसीआई ऐसा कर दे तो शायद खिलाड़ियों का ग्रेड सम्मान सूचक तो लगेगा ही, फैंस को भी सुनने में सुखद लगेगा। भारी बारिश और बाढ़ के बाद जम्मू कश्मीर के रामबन में हालत नाजुक है। लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हैं। सड़कें बंद होने के साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। एक न्यू मैरिड कपल को मीलों पैदल चलना पड़ा। कुदरत ने रामबन की कमर क्या तोड़ी, जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। ज्यादातर सड़कें बंद हैं, मंजिल पर पहुंचना जरूरी है और पैदल चलना मजबूरी। तस्वीरें रामबन से आई हैं, आगे पीछे लोगों की लंबी कतार है। शादी के जोड़े में सजी दुल्हन पैदल चल रही है। क्या करें, मंजिल पहुंचने का और कोई विकल्प नहीं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब साथ चल रहे हैं। रास्ता पैदल तय करना होगा। किसी की गोद में बच्चा है तो कोई बच्चा कांधे पर सामान लेकर आगे बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत नवविवाहिता को है। लहंगा पहनकर सड़क पर पैदल चलना किसी चुनौती से कम नहीं। दुल्हन बार बार रुकती है, बात करती है, साथ चल रहे लोग ढांढस बंधाते हैं। सड़कें बंद होने से रामबन दूसरे इलाकों से कट चुका है। यही वजह है कि सड़कों से मोटर गाड़ी गायब है और लोग पैदल चलने को मजबूर हैं। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बरेली जिले में एक बच्ची खंडहर में पड़ी मिली। देखिए, किस्मत अच्छी थी कि वो मासूम किसी गलत हाथ में नहीं पड़ी और अपनी मां तक पहुंच गई। इन आंखों को देखिए, इस मासूमियत पर पत्थर दिल भी पसीज जाए। नैनों में शायद शुक्रिया के एहसास हैं उस महिला के लिए जिसने इसकी फिक्र की, इसे खंडहरों से बचाकर लाई। इंसानियत की मिसाल पेश करने का ये काम खुशबू पाटनी ने किया, जो सेना से रिटायर हैं और बॉलीवुड अदाकारा दिशा पाटनी की बहन है। खबर यह है कि उसके पेरेंट्स मिल चुके हैं, राधा के, और पेरेंट्स में बाप का तो कुछ पता था है नहीं। खुशबू ने बच्ची को चाइल्ड लाइन के हवाले किया। रविवार शाम मां अपनी बच्ची को ढूंढते हुए पहुंची और बच्ची उसे सौंप दी गई। मामले में परिजनों की लापरवाही सामने आई है। जो उसकी मदर है थोड़ा लापरवाह लगी मुझे, छोड़ दिया बच्ची को ऐसा। तो कोई भी जो मंदबुद्धि आदमी था यहीं रेलवे स्टेशन उठा के लेके गया। पूरी CCTV फुटेजेस हैं पुलिस के पास। कम उम्र के बच्चों के साथ काफी अलर्ट रहने की जरूरत है। इस तरह की लापरवाही कई बार मासूमों को माँ बाप से जुदा कर देती है। अगली खबर का रुख करते हैं। दिशा पाटनी को तो आप पहले से ही जानते हैं। उनकी फिल्म बागी 2 और भारत जैसी फिल्में आप देख चुके हैं, लेकिन खुशबू पाटनी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी का बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं दिशा पाटनी की बड़ी बहन है खुशबू पाटनी। इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। खुशबू ने सीमा पर रहकर देश की सेवा का फैसला किया है। देखिए, खुशबू कई सालों तक देश की सेवा कर चुकी हैं। खुशबू भारतीय सेना में मेजर रह चुकी हैं। खुशबू ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। रिटायरमेंट के बाद खुशबू फिटनेस कोच हैं और लोगों को फिट रखने के लिए वो प्रेरित करती रहती हैं और लगातार अपने वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। और अपनी बहन के विषय में वो कहती हैं कि वो एक वंडर वुमन है। तो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करेंगे एक लावारिस बच्ची की। अनुराग कश्यप की इससे जुड़ी खबर है। बॉलीवुड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। ब्राह्मण समाज के खिलाफ उनकी टिप्पणी के बाद ही सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देकर अनुराग कश्यप बुरी तरह से फंस गए हैं। लोग उनकी लगातार आलोचना कर रहे हैं। तो बीते दिनों गीतकार मनोज मुंशिर ने उन्हें हद में रहने की नसीहत दी। तो अब एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने ओशीवारा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इस घटिया आदमी के खिलाफ प्रॉपर FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान हमें ये अलाउ नहीं करता कि हम किसी भी धर्म प्रजाति के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट दें। ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर अनुराग कश्यप के खिलाफ दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत उज्जवल गौड़ नाम के शख्स ने दर्ज कराई है।
गौड़ ने अपनी शिकायत में कहा है कि अनुराग कश्यप की टिप्पणी न केवल घिनौनी और अशोभनीय है, बल्कि समाज में नफरत फैलाने, सार्वजनिक शांति भंग करने और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाली है। और अब बात लपटों के तांडव की। झारखंड के गिरिडीह में आज एक 3 मंजिला दुकान में भीषण आग लग गई। इसी भीषण आग में दुकान के एक फ्लोर पर 2 लोग फंस गए थे। 2 जिंदगियों का रेस्क्यू कैसे किया गया, ये रिपोर्ट देखिए। आग के तांडव की तस्वीरें झारखंड के गिरिडीह से आई हैं। आग पचम्मा मारवाड़ी मोहल्ले में बनी खुशी स्मार्ट में लगी। इमारत की तीसरी मंजिल से भीषण लपटें उठ रही हैं। भयंकर शोलों को देखकर लोग हैरान हैं। ऊपर आग लगी है, नीचे गली में फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। दूसरी मंजिल पर 2 लोग फंसे हैं। आग को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इमारत में फंसे लोगों को बचाना है, इसकी रणनीति बनाई जा रही है। बिल्डिंग के बाहर सीढ़ियां लगाई गई हैं। रेस्क्यू टीम आग में फंसे लोगों तक पहुंची, लेकिन दूसरी मंजिल पर धुआं बेहद घना है। वक्त रहते लोगों को बचा लिया गया, लेकिन दुकान में रखा लाखों रुपए का कपड़ा जलकर खाक हो गया। कपड़े की दुकान में आग कैसे लगी, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। और अब खबर बिहार से है। बिहार के भोजपुर में अपराधियों का आतंक दिखा। एक बारात में कुछ लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग किसने की और गोलीबारी के बाद क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। शादी का जश्न मातम में बदल गया। यहां कुछ लोगों ने फायरिंग की। इसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चीख पुकार मच गई। यह घटना भोजपुर के लहरपा गांव की है। आरोप स्थानीय बीजेपी नेता बबलू सिंह और उसके साथियों पर है। बताया जा रहा है कि बारात में आरोपी पहुंचे और दनादन गोलियां बरसाने लगे। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जब गोलियां रुकी तो वहां डर का माहौल था। लोग रो रहे थे। गोलीबारी में करीब 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बारात के क्रम में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई है। 2 मृत्यु होने की सूचना है। प्रारंभिक जांच में सामने आ रहा है कि घटना के पीछे कोई पुराना विवाद है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह दिखाया है कि बिहार में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। और कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई एक और खबर। जब दिन दहाड़े एक महिला को राजस्थान में अगवा कर लिया गया। कैसे किया गया महिला का अपहरण, आपको उसका लाइव वीडियो दिखाते हैं। सफेद रंग की बोलेरो कार तो दूसरी तरफ ब्लू रंग की कार। अचानक दोनों ही कार से कुछ लोग उतरते हैं। कितने लोग हैं वो गिन लीजिए। 1 2 3 4। कार से उतरे 4 लोग और एक कार में बैठा ड्राइवर, जो थोड़ी देर में कार को पीछे की तरफ लेकर आता है। अब एक शख्स किनारे जाकर खड़ा हो जाता है तो 3 लोग एक घर के अंदर दाखिल होते हैं। थोड़ी ही देर में एक महिला को घसीटते हुए कार में बैठाते हैं। महिला को अगवा करने का ये लाइव वीडियो है। हंगामा होता देख मौके पर जब तक लोग जमा होते तब तक गाड़ी ड्राइवर तेजी से निकल जाता है। ये पूरा वीडियो राजस्थान के कोटपुतली का है। अप्रैल को उसके जीजा और उसके चाचा और उसके कुछ साथी 4 गाड़ियां लेकर सीधे मेरे रूम पर आए और वो सीधा उसने मिथिलेश को पकड़ लिया। अगवा महिला के पति ने वारदात की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवा दी है और पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। और अब आपको झारखंड लेकर चलते हैं। बोकारो में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली समेत 8 को ढेर कर डाला। लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। यह तस्वीर झारखंड में बोकारो के ललपनिया की है, जब इलाके में बंदूक की गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका सन्न रह गया। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच घंटों मुठभेड़ चलती रही। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार होती रही। भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक भी शामिल रहा।
25 लाख रुपए का इनामी नक्सली भी मारा गया। 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली भी मुठभेड़ में ढेर हो गया। इस तरह पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ के नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। ये पूरा ऑपरेशन ललपनिया से सटे चोरगावा के सोसो टोला के करीब हुआ। जब ऑपरेशन लुगू पहाड़ की तलहटी में शुरू हुआ, सैकड़ों राउंड की फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा। मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए जंगल गए लोग उल्टे पैर अपने घर लौट आए। सिविल सर्विस डे के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवकों को संबोधित किया। भारत के विकास मंत्र को यहां पर कैसे उन्होंने रखा, बताएंगे। विज्ञान भवन से पीएम मोदी ने न्यू इंडिया के विजन का कैसा फ्यूचर मॉडल सामने रखा, ये भी आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। सिविल डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, सिविल सेवक सुन रहे थे। दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास का फॉर्मूला समझाया। आखिरी छोर पर खड़े हिंदुस्तानी तक विकास कैसे पहुंचा है, इसका मंत्र सिविल सेवकों को दिया। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रखी गई है। ये सिर्फ एक थीम नहीं है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी नो विलेज लेफ्ट बिहाइंड। हर साल 21 अप्रैल को सर्विस डे मनाया जाता है। मकसद देश के सिविल सेवकों के योगदान को सम्मान देना है। अब की बार सिविल सर्विस डे का थीम है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसके जरिए सरकार का फोकस देश की इकोनॉमी को टॉप रैंक में लाना है। आपको जल्द से जल्द भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बनाना है। सिविल सेवा डे की शुरुआत साल 2006 में की गई थी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये जेडी वेंस का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर वेंस का विमान सुबह करीब 9:45 बजे पहुंचा। यहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें रिसीव किया। एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वेंस, उनकी पत्नी उषा और बच्चों के सामने कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य पेश किया। इसके बाद वेंस और उनका परिवार अक्षरधाम मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचा। वेंस के बच्चे इवान, विवेक और मेरिबल कुर्ता पैजामा और अनारकली सूट में थे। वेंस और उनका परिवार दर्शन के बाद माला पहने हुए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वेंस और उनके परिवार के लिए डिनर होस्ट करेंगे। वेंस विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा से भी मुलाकात करेंगे। वेंस और उनका परिवार जयपुर और आगरा भी जाएगा। वेंस की यात्रा को भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रिश्तों के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक से आस्था की विस्मयकारी तस्वीरें आई हैं। मंगलुरु के कतील श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में अग्निकेली उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें श्रद्धालु एक दूसरे पर जलते ताड़ के पत्ते फेंकते नजर आते हैं। उत्सव की हर तस्वीर चौंकाने वाली है। दक्खन में आस्था का विचित्र ज्वार उठा है। आसमान में सुलगते शोरों का साम्राज्य है। विशेष वेशभूषा में श्रद्धालुओं की बेहिसाब भीड़ है। हर शख्स के हाथ में जलते ताड़ के पत्ते हैं, जिन्हें बेफिक्री से एक दूसरे पर फेंका जा रहा है। रत्ती भर भी चूक हुई तो कुछ भी हो सकता है। आस्था और विचित्र परंपरा की तस्वीरें कर्नाटक के मंगलुरु से आई हैं। मंगलुरु के कतील श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के बाहर अग्निकेली का विशेष उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। आस्था में डूबा हर श्रद्धालु अग्निकेली की रस्म निभा रहा है। आसमान में जलते ताड़ उछालकर जश्न मना रहा है। सवाल है कि आस्था का कैसा रूप है जिसमें एक गलती किसी की भी जान को संकट में डाल दे। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। वेटिकन के मुताबिक स्थानीय समय के सुबह 7:35 पर पोप ने आखिरी सांस ली। पोप फ्रांसिस के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने वेटिकन के कासा सांता मार्टा स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस ली।
पोप फ्रांसिस पिछले कई महीनों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें 14 फरवरी को रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका निमोनिया और एनीमिया का इलाज भी चल रहा था। उनके फेफड़ों और किडनी में गंभीर इन्फेक्शन था। 14 मार्च को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। ईस्टर के मौके पर लंबे समय के बाद वो लोगों के सामने आए थे। पोप फ्रांसिस का जन्म 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। उनका असली नाम जॉर्ज मारियो बर्गोलियो था। उन्होंने 13 मार्च 2013 को पोप का पद संभाला था। पोप फ्रांसिस लैटिन अमेरिका से आने वाले पहले पोप थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने चर्च में सुधारों को बढ़ावा दिया। मानवीय क्षेत्र में किए गए कामों के लिए भी जाना गया। पोप फ्रांसिस का पूरा जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित रहा। उन्होंने लोगों को हमेशा प्रेम और साहस के साथ जीने का पाठ पढ़ाया। न्यूज हेडक्वार्टर में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जाना कतई कहीं नहीं है, क्योंकि ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं।